नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बहू। राकेश आज जल्दी घर आ गया था। उसने जब घर आकर देखा कि उसकी पत्नी उसकी माँ से कुछ अजीब ही काम करवा रही है, यह देखकर राकेश हैरान रह गया और वह चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से यह सब काम करवाने की? जाने वह कौन सी घड़ी थी जब मैं तुम्हें इस घर में अपनी पत्नी बनाकर लाया था और तुमसे शादी की थी। अगर मुझे पता होता कि तुम लड़की के रूप में एक काली नागिन हो तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। मुझे क्या मालूम था कि तुम तो एक चेहरे में नागिन हो जो धीरे धीरे मेरे घर को अपने जहर से डस रही हो और मेरे घर में जहर घोल रही हो। लोग सही कहते हैं, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुमने तो ऐसा भी नहीं किया। तुमने तो अपनी माँ के कहने पर अपनी बसी बसाई जिंदगी और अपने परिवार में सुखी संसार में खुद ही आग लगा दी है। सब कहते हैं कि सास बुरी होती है, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। मैं यह कहता हूँ कि अगर बहू अच्छी हो तो सास क्यों बुरी होगी? अगर बहू के मन में लालच हो तो वह कभी भी अच्छी बहू नहीं बन सकती और हमेशा अपनी मनमानी करती है। वह कभी अपनी सास को माँ नहीं समझ सकती, हमेशा उसकी बेइज्जती करती है। आज मैं कहता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। राकेश अपनी पत्नी पूनम से गुस्से से कह रहा है। तभी पूनम बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। आज के बाद मुझे कभी भी गलती नहीं होगी। मुझे पता नहीं क्या हो गया था और मेरे मन में लालच आ गया था। माँ जी, आप ही समझाइए ना अपने बेटे को कि वह मुझे माफ कर दे। रचना जी ने कहा, अरे बेटा राकेश, अब छोड़ो भी। बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उसे माफ कर दो बेटा। आखिर बहू तो हमारी ही घर की है और घर की इज्जत घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर घर की बातें बाहर जाएंगी तो इसकी भी बदनामी होगी और हमारी भी। घर की इज्जत घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है, वरना तमाशा बन जाएगा हम सबका। सोचो तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को कितनी तकलीफ होगी। उन्होंने कितने प्यार से तुम्हारी पसंद से तुम्हारी शादी करवाई थी और तुम्हारी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। लेकिन कोई बात नहीं है, हम तो समझ जाएंगे कि समय ही खराब था, जिसमें कुछ दिन खराब थे, लेकिन अब अच्छे दिन भी आएंगे। जो बीत गया है उसे जाने दो और इसे माफ कर दो। तभी राकेश बोला, नहीं माँ, यह कभी सुधरने वाली नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पूनम बदल गई है। पहले भी इसने मुझे आपसे दूर करने की जाने कितनी कोशिश की, लेकिन मैंने आपको कभी बताया नहीं था। यह तो हमेशा से मेरे कान भरती रहती थी। वह तो मैं ही था कि इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। और माँ, जिसे आप माफ करने की सोच रही हैं, वह आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह तो सिर्फ अपने माता पिता से ही प्यार करती है। रचना जी कहने लगी, अरे बेटा, यह कैसी बात कर रहे हो तुम? आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अपनी माँ की बातों को सुनकर राकेश बोला, माँ, उस दिन की बात है जिस दिन मेरी और पूनम की शादी की बात चल रही थी। पूनम की माँ बबीता जी ने मुझसे कहा था कि तुम अपने माता पिता की अकेली संतान हो तो सब कुछ तो तुम्हारा ही होगा। राकेश ने कहा, हाँ है तो ऐसा ही, लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? वह इसलिए कि तुम अपने माता पिता की इकलौती औलाद हो और इसलिए सब कुछ तुम्हारा ही तो होगा। और हमारी बेटी भी हमारी इकलौती बेटी है और हमारी सारी दौलत भी इसी की होगी। अगर हम अपनी बेटी तुम्हारे माता पिता को दे रहे हैं तो तुम भी तो अपना बेटा होने का फर्ज निभाओगे। उस समय तो राकेश समझ नहीं पाया था कि यह सब बातें हंसी मजाक में टाल दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया था कि उसकी सासू माँ ऐसा क्यों कह रही है। उसने सोचा मजाक कर रही होंगी और कुछ समझ ही नहीं पाया था। राकेश ने पूनम को खुद ही पसंद किया था। राकेश स्वभाव से ही बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी भी किसी का मन नहीं दुखाता था और ना ही किसी को परेशान करता था और अपने माता पिता की खुशी में ही खुश रहता था और उसके माता पिता भी उसकी खुशी में ही खुश रहते थे। राकेश के पिताजी हजारी प्रसाद जी रिटायर होने वाले थे, लेकिन
वह चाहते थे कि अपने रिटायर होने से पहले अपने बेटे राकेश की शादी करवा दें। इसलिए उन्होंने सोचा कि राकेश के लिए लड़की देख लें और ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बेटे की शादी पूनम से धूमधाम से करवा दी। रचना जी तो पूनम जैसी बहू को पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। रचना जी अपने घर परिवार को बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। पूनम ने घर में आते ही घर की सारी जिम्मेदारी को संभाल लेने का दिखावा किया तो रचना जी कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी तो तुम मौज मस्ती करो। घर गृहस्थी को देखने के लिए अभी मैं हूँ ना। तुम्हारे हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं उतरी है, तुमसे अभी काम कैसे करवाऊँ? अभी तो मैं ही काम करने लायक हूँ। तुम अपनी जिंदगी जियो, जब मैं काम करने लायक नहीं रहूँगी और मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तब तुम मेरी सेवा कर लेना। लगभग 2 महीने के बाद बबीता जी रचना जी के घर आई। रचना जी ने सबके लिए खाना बनाया और अच्छे से उन सभी की आवभगत की। सभी अच्छा खाना खाकर खुश थे। थोड़ी देर बाद बबीता जी ने रचना जी से कहा कि समधन जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बेटी से थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकती हूँ? आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? रचना जी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं समधन जी, पूनम सबसे पहले आपकी बेटी है, उसके बाद मेरी बहू है। मेरे से ज्यादा अधिकार आपका है। दोनों माँ बेटी कमरे में चली गई। बबीता जी पूनम को कहने लगी कि अरे पूनम बेटी, तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हें बहुत आराम दे रही है, तुम्हें कुछ करने भी नहीं देती। तुम्हारी सासू माँ को क्या क्या बनाना आता है? पूनम कहने लगी, अरे मम्मी, यह पूछो कि क्या क्या नहीं आता। आप तो विश्वास ही नहीं करोगी कि मेरी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरी सासू माँ ने मुझे रसोई में हाथ तक लगाने नहीं दिया। काम करवाना तो बहुत दूर की बात है। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मेरी सासू माँ ही मुझे अच्छे से तैयार कर देती है, क्योंकि इन्होंने अपनी जवानी में पार्लर का कोर्स किया हुआ था। घर के काम को करने से लेकर मेरे बालों में तेल लगाने तक का सारा काम मम्मी जी ही करती हैं। मैं तो घर में महारानियों की तरह रहती हूँ। बबीता जी बोली, क्या दामाद जी भी नहीं कहते? पूनम कहने लगी, अरे मम्मी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। जब राकेश ऑफिस चला जाता है और ससुर जी अभी ऑफिस चले जाते हैं तब मैं यह काम करवाती हूँ। बबीता जी बोली, यह तो बहुत ही अच्छा है, अब तुम्हारे पार्लर का खर्चा भी बच जाएगा। मैं तो कहती हूँ पूनम बेटा, तुम तो अपनी सासू माँ से मैनिक्योर पेडिक्योर सारा काम करवा लिया करो, और तुमने अपने घर में काम वाली लगा रखी है, उसे भी हटा दो। सारा काम अपनी सासू माँ से ही करवाया करो, क्यों पैसे बर्बाद करती हो? पूनम बोली, अरे मम्मी, थोड़ा समय तो दो, सब कुछ उन्हीं से करवाऊंगी। अगर एक साथ करवाऊंगी तो बुढ़िया को समझ में आ जाएगा कि बहू मेरे से जानबूझकर काम करवा रही है, और समझ जाएगी कि यह मेरी बहू नहीं मालकिन बन गई है। और अभी तो मुझे राकेश को भी अपनी मुट्ठी में करना है। आप बस देखती जाओ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, देखती जाओ क्या क्या करती हूँ। दोनों माँ बेटी ऐसा कहकर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। जब बबीता जी अपनी बेटी के घर आई, उसके मन में जहर घोल कर जाती थी। ऐसा नहीं था कि रचना जी को कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन वह भी कुछ कहना नहीं चाहती थी। रचना जी बहुत अनुभवी थी, सभी लोगों की परख थी, लेकिन फिर भी वह पूनम को अपनी बेटी समझकर प्यार करती थी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब तो हजारी प्रसाद जी भी रिटायर हो चुके थे और हर समय घर में ही रहते थे। घर में रहने पर पूनम को बहुत परेशानी होती थी। वह अपने ससुर को घर में देखकर खुश नहीं थी। एक दिन रचना जी रसोई घर में काम में लगी हुई थी। उन्हें रसोई में काफ़ी देर हो गई तो हजारी प्रसाद जी कहने लगे, अरे रचना जी, बहू के आने के बाद भी तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम अपनी उम्र तो देखा करो और अपनी बहू को भी थोड़ा कुछ सिखा दिया करो, वरना लोग तो यही कहेंगे कि सासू ने अपनी बहू को कुछ भी नहीं सिखाया। कल को जब इसकी बहू आएगी तो यह अपनी बहू को कैसे संभालेगी?
रचना जी को अपने पति की बात समझ में आ गई थी। उनकी बहू पूनम नौकरी तो नहीं करती थी। रचना जी ने सुबह का नाश्ता बनाकर अपनी बहू को सबके सामने कहने लगी, अरे बहू, अब तो तुम्हारे ससुर जी भी रिटायर हो चुके हैं और उनका काम भी होता है जो मुझे ही करना होता है, इसलिए अब दोपहर का खाना तुम ही बना दिया करो। इसी बहाने तुम्हारे हाथ का स्वाद हमें भी चखने को मिल जाएगा, और अगर कुछ कमी रह गई तो मैं बता दूंगी। ऐसा सुनते ही पूनम अपने ससुर को घूर कर देखने लगी। उसे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने ससुर के घर में रहने के कारण पूनम घर से निकल भी नहीं पाती थी। एक दिन पूनम ने अपने पति राकेश से कहा कि अरे राकेश जी, कितने दिन हो गए हैं, हमने तो कोई मूवी भी नहीं देखी है, चलो ना कहीं मूवी देखने चलते हैं और एक मूवी देख कर आते हैं। तो राकेश कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, आने वाले संडे को हम सभी घूमने जाएंगे और मूवी भी देखेंगे। माँ और पिताजी भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब तो पिताजी भी फ्री हो गए हैं। इस पर पूनम चिढ़ते हुए कहती है, अरे कैसी बातें करते हो, मैं तो आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। घर में तो सभी रहते हैं तो बाहर तो अकेले जा ही सकते हैं, और मैं मूवी सिर्फ तुम्हारे साथ देखना चाहती हूँ, ना कि पूरे परिवार के साथ। क्या नहीं चाहते कि हमारा भी परिवार आगे बढ़े? क्या तुम पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के साथ ही हाथ पकड़कर चलना चाहते हो? हमें भी तो अपनी नई दुनिया बसानी होगी। सही तो कहा, जब मेनका के सामने विश्वामित्र नहीं टिक पाई तो ऐसे में पत्नी के सामने पति क्या ही टिक पाता। पूनम की बातें सुनकर राकेश मान गया और अपने ऑफिस चला गया। दोपहर हो गई थी। पूनम ने दोपहर का खाना बनाया और रचना जी के पास आकर बोली, माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है, अगर मैं ज़्यादा काम करूँगी तो कहीं थक ना जाऊँ। पूनम ने खाने में सिर्फ आलू मटर की सब्जी और चावल ही बनाए थे और रोटी बनाने के लिए अपनी सासू माँ को कह दिया, और सोचने लगी कि राकेश ने कह तो दिया है मुझे बाहर ले जाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर जा भी पाऊंगी या नहीं। रचना जी कहने लगी, अरे पूनम बेटा, क्या कोई परेशानी वाली बात है? अरे माँ जी, देखो तो मेरे हाथ और पैर कितने खराब लग रहे हैं। पैसा बचाने के चक्कर में मैं तो पार्लर भी नहीं जा रही हूँ। कितने दिन से तो मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर भी नहीं करवाया है, जिस वजह से मेरे हाथ पैर कितने खराब हो गए हैं। आजकल लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही पैसे बचाने के लिए सोचने लगी हूँ। रचना जी कहने लगी, इतनी सी बात है जिसके लिए तुम इतनी परेशान हो रही हो, यह तो मैं अभी कर देती हूँ। पूनम तो सोच ही रही थी कि उसकी इच्छा तो एकदम से ही पूरी हो गई। मन ही मन सोचकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि आखिर मेरी चाल कामयाब हो ही गई। खाने में भी उसने अपनी सास से चटनी सलाद वगैरह सब कुछ बनवा लिया था और खाना खाकर अपनी सासू माँ से सेवा करवाने बैठ गई। रचना जी बहुत ही प्यार से अपनी बहू के पैरों की सफाई कर रही थी। तभी उसके ससुर हजारी प्रसाद जी बहू के कमरे के पास आए और रचना जी को अपनी बहू के पैरों को साफ करते हुए देखा तो देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, अरे रचना जी, आप यह क्या कर रही हो? पूनम यह देखकर चौंक गई कि उसके ससुर जी ने देख लिया है और वह उठकर बैठ गई। रचना जी कहने लगी, अरे बहू की थोड़ी सी मदद कर रही हूँ। हमारी बहू तो देखो कितनी अच्छी है, अपने पति के पैसे बचा रही है, वह पार्लर में भी नहीं जाती, इसलिए मैंने सोचा मैं ही इसका मैनीक्योर पेडिक्योर कर देती हूँ। हजारी प्रसाद जी बोले, बहू, पति का पैसा ज़्यादा जरूरी है या अपनी सासू माँ का मान सम्मान? क्या तुम नहीं देखती कि तुम्हारी सासू माँ रात दिन घर के कामों में लगी रहती है और ऊपर से तुम अपने काम भी इसी से करवा रही हो? सारी रात इसके पूरे शरीर में दर्द होता रहता है और सारी रात दर्द से परेशान रहती है। फिर मुझे ही रात को इसके हाथ और पैर दबाने पड़ते हैं, लेकिन तुम इससे यह सब करवा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी सासू माँ से अपने पैरों को हाथ लगवाती हो, यह अच्छा नहीं है। तभी अचानक से बबीता जी रचना जी के घर आ जाती हैं और कहती हैं, अरे समधी जी, आप मेरी बेटी से किस तरह से बात कर रहे हो? क्या हो गया? अगर रचना जी ने मेरी बेटी की थोड़ी सी मदद कर दी तो? मेरी बेटी ने अपनी सहेलियों के पैर तो नहीं साफ करा लिए तुम्हारी पत्नी से, जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? आपके बेटे के ही तो पैसे बचा रही है पूनम,
और वैसे भी दामाद जी तो कमाते हैं और आप लोग बैठकर खाते हैं, तो क्या समधन जी इतना भी नहीं कर सकती? तभी हजारी प्रसाद जी बोले, अरे समधन जी, यह हमारे घर का मामला है, अच्छा होगा अगर आप हमारे बीच में दखल अंदाजी ना करें तो। ऐसा कहकर हजारी प्रसाद जी अपनी बहू पूनम से कहने लगे, अरे बेटा, यह तो बताओ कि यह सब जो तुम अपनी सासू माँ से करवाती हो, क्या तुम्हारे पति राकेश को इस बारे में पता है? पूनम को लगा कि अगर राकेश को पता चल गया तो कहीं वह नाराज ना हो जाए। रचना जी भी काम को अधूरा छोड़कर हजारी प्रसाद जी के गुस्से से डर कर पीछे चली गई थी। बबीता जी अपनी बेटी से बोली कि अरे बेटा, आज जब तुम घूमने जाओगी तो दामाद जी से खुलकर बात कर लेना और इन लोगों को अपने आप से दूर करो, तभी तो तुम्हारी दाल इस घर में गलेगी। थोड़ी देर के बाद बबीता जी खाना पीना खाकर जहर उगल कर वहाँ से चली गई। पूनम ने उस दिन अपनी सासू माँ को कहा, माँ जी, मैं तो आपको अपनी माँ की तरह ही समझती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा जी मुझे अपना समझते हैं और मुझे नहीं लगता कि अब हम सभी लोग एक साथ रह पाएंगे। और वैसे भी राकेश जी कह रहे थे कि उनके ऑफिस यहाँ से बहुत दूर पड़ता है और आने जाने में भी काफ़ी समय खराब हो जाता है और हम दोनों एक साथ समय भी नहीं बिता पाते। लेकिन मैं तो परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने राकेश को कहा और रहने के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब तो लगता है ऑफिस के पास ही कोई घर लेना पड़ेगा। इतना कहकर पूनम अपने कमरे में चली गई। रचना जी ने जब अपनी बहू की बातें सुनी तो मन ही मन बहुत परेशान हो गई। वह अपने बेटे से दूर होने के ख्याल से ही कांप उठी थी, लेकिन रचना जी ने यह सभी बातें हजारी प्रसाद जी को भी नहीं बताई थी। रचना जी किसी डर की वजह से ही यह बहू बेटे से कहीं उससे दूर ना हो जाएं, इसी वजह से अपनी बहू पूनम के सभी काम चुपचाप कर दिया करती थी। राकेश तो अधिकतर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था। इधर पूनम ने काम वाली को भी घर से निकाल दिया था। घर के सभी कामों को हजारी प्रसाद जी और रचना जी ही संभाल रहे थे। एक दिन हजारी प्रसाद जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। पूनम आकर अपने सैंडल हजारी प्रसाद जी पर फेंकते हुए बोली, अगर आप बाजार जाएंगे तो मेरे सैंडल भी ठीक करवा कर ले आना, यह टूट गए हैं। हजारी प्रसाद जी बोले, बहू, यह क्या तरीका है बात कहने का? तुम भी तो घर से बाहर जाती हो तो अपने आप ही अपने सैंडल सही करवाती लाना। पूनम बोली, कैसी बातें करते हो आप? आपको क्या लगता है कि सड़क के किनारे इतनी तेज धूप में मैं मोची के पास खड़ी रहूंगी और आप घर में बैठकर आराम से मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? अरे अगर आप मेरे सैंडल सही करवा देंगे तो आपके हाथ नहीं घिस जाएंगे। आपका बेटा रात दिन आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता है, पर आप हैं कि उनकी पत्नी का ध्यान भी नहीं रख पाते। तो लानत है आप जैसे माता पिता पर, बेकार में मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं घर में बैठकर। आने दीजिए राकेश जी को, मैं उनको सभी बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ किस तरह से बात करते हैं और मुझे कितना परेशान करते हैं। इतना कहकर पूनम ने मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। रचना जी रसोई से आई और कहने लगी, आप भी बिल्कुल हद करते हैं। अगर आप सैंडल सही करवा देंगे तो क्या घट जाएगा आपका? सैंडल की ही तो बात है, क्यों बात को इतना बढ़ा रहे हो? करवाते लाना। हजारी प्रसाद जी बोले, क्या घट जाएगा मेरा? अरे मेरी तो इज्जत ही घट जाएगी, मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं अपनी बहू की चप्पल उठाकर घूमूंगा? आखिर पूनम हमें समझती क्या है? क्या हमें इस उम्र में यह सब काम करना शोभा देता है? और क्या हमें यह काम करने चाहिए जो वह हमसे करवाना चाहती है? मुझे तो लगता है कि राकेश को इन सब के बारे में पता ही नहीं है। आने दो इस बार राकेश को, मैं उससे साफ साफ बात करूंगा। रचना जी बोली, आप राकेश को कुछ भी नहीं कहेंगे? राकेश हमारा इकलौता बेटा है, अगर वह हमें छोड़कर चला गया तो हम अकेले कैसे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? आप बस अभी उसके सैंडल ठीक करवा कर ले आओ। आखिरकार हजारी प्रसाद जी ने पूनम के सैंडल सही करवा दिए। दिनों दिन हालत खराब होती चली गई। राकेश जब भी घर में रहता, पूनम राकेश को उसके माता पिता के पास बैठने तक का समय नहीं देती थी। किसी न किसी बहाने से अपने पास बुला ही लेती। उन्हें अपने बेटे से बात करने का मौका तक नहीं मिलता था। एक दिन हजारी प्रसाद जी को मौका मिला और वह बोले, अरे बेटा, क्या तुम्हें हमारे से कोई शिकायत है? क्या शादी के बाद हम
तुम्हारे लिए बदल गए हैं। तो राकेश कहने लगा, अरे नहीं नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे आप लोगों से क्या शिकायत हो सकती है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाता और उसी में बिजी रहता हूँ। लेकिन आज आपने मुझे यह सवाल क्यों पूछा? क्या आपका पूनम अच्छे से ध्यान नहीं रखती है? यह सुनते ही पूनम आ जाती है। पूनम को देखते ही हजारी प्रसाद जी बोले, हाँ बेटा, बहू हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। बस वह हमें अपना माता पिता समझ ले, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर हजारी प्रसाद जी वहाँ से चले गए। उसके बाद पूनम वहीं पर बैठ गई और बोली, अब इससे ज़्यादा मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? आप ही बताइए ना। राकेश बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। पिताजी ने तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं की है। शिकायत तो नहीं की, लेकिन मना तो कर ही दिया ना। आपके पैसों से पूरा घर चलता है और पिताजी तो अपनी पेंशन के पैसे भी नहीं देते हैं और ऊपर से आपके घर में नहीं होने पर मुझे जाने क्या क्या बातें सुनाते रहते हैं। मैंने आज तक आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं की और आप भी इस विषय में उनसे बात मत कीजिएगा। मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती। पूनम की बातें सुनकर राकेश को अच्छा लगा और मन ही मन सोचने लगा कि पूनम उसके माता पिता का कितना ख्याल रखती है और उनकी खुशी के बारे में कितना सोचती है। एक दिन रचना जी पूनम से बोली, अरे पूनम बेटा, तुम्हारी शादी को 3 साल होने को आए हैं, हमें भी तो दादा दादी बनने का सुख दे दो। अपनी सासू माँ की बात को सुनकर पूनम बोली, अच्छा जी, आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चक्कर में मैं अपने शरीर को खराब ही कर डालूं। घर का काम तो आपसे होता नहीं है, पोता पोती को कौन संभालेगा? आपकी माँ बेचारे हजारी प्रसाद जी तो पूनम का यह व्यवहार देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे थे और अपने कमरे में बैठे बैठे सारी बातें सुन रहे थे और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि रचना जी ने उन्हें कसम दे रखी थी। एक दिन पूनम रचना जी को न जाने क्या क्या कह रही थी। उस दिन तो हजारी प्रसाद जी का धैर्य ही टूट गया था और चिल्लाकर पूनम से बोली, बस बहुत हो गया। इतना कहते ही उसके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ और वह एकदम से जमीन पर जा गिरे। तब तक हजारी प्रसाद जी को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उनके प्राण ही जा चुके थे और उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। बेचारी रचना जी की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। वह एकदम अकेली पड़ गई थी। उनका बेटा राकेश दूसरे शहर में रहता था। अधिकतर उनका काम दूसरे शहर में होता रहता था। रचना जी आखिर किसके साथ अपने दुख को बांटे? रचना जी बहुत दुखी रहने लगी थी। दिन रात घर के कामों में लगी रहती थी। एक दिन रचना जी पूनम से बोली, अरे पूनम बेटा, आज मुझसे घर के काम नहीं हो पाएंगे। आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही खराब लग रही है। पोछा लगाती हूँ तो उठ नहीं पाती हूँ। देखो पूरा घुटना ही कितना सूजा हुआ है। पूनम बोली, अच्छा जी, तो क्या अब आप कुछ काम नहीं करेंगी, केवल बैठकर खाएंगी? रचना बोली, अरे बहू तुम ही बताओ, ऐसी हालत में मैं क्या कर सकती हूँ? पूनम के दिमाग में जाने कैसे आइडिया चल रहा था और वह रचना जी को कहने लगी, ठीक है, मैं काम वाली रख लेती हूँ, आप आराम से किसी और दूसरे काम को कर लीजिए। बहू की बात सुनकर रचना जी को ऐसा लगा कि शायद बहू हम पर दया कर रही है। रचना जी खुश हो गई और सोचने लगी, अब तो शायद कुछ आराम मिल जाएगा। अब तो पूनम के खुरापाती दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह रोज रोज अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती थी और अपनी सहेलियों को मैनीक्योर और पेडिक्योर अपनी सासू माँ से करवाती थी और घर बैठे पैसे कमाने लगी थी। रचना जी ने सोचा कि यह तो और भी ज़्यादा गलत हो गया है, इससे तो अच्छा मेरा घर का काम ही था। एक दिन पूनम आंखें बंद करके लेटी हुई थी और रचना जी उसके पैरों की मालिश कर रही थी। तभी अचानक से राकेश कमरे में आ गया। बेटे को देखकर रचना जी चौंक गई। अपनी माँ को इस हालत में देखकर राकेश समझ नहीं पाया कि उसकी माँ की यह हालत कैसे हुई। उसने अपनी माँ को चुप रहने का इशारा किया। रचना जी चुप हो गई। पूनम बोली, अब क्या हो गया? इतनी जल्दी थक गई क्या आप? पैर दबाओ, उसके बाद आपको मेरे नाखूनों पर नेल पेंट भी तो लगाना है। रचना जी बोली, अरे बहू, अगर राकेश को पता चला तो? उसकी बात को काटते हुए पूनम बोली, भूल जाओ,
राकेश को तो आपका बेटा तो अब मेरी मुट्ठी में है। जब उसे अपने पिताजी की तकलीफ ही नहीं पता चली तो उसे यह सब कैसे पता चलेगा। अब तो मैं घर में काम वाली भी रख ली है तो सवाल ही नहीं उठता कि राकेश को कुछ पता चल पाए। चुपचाप से मेरे पैरों को दबाती रहो। तभी अचानक से पूनम की गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। पूनम को तो तमाचा पड़ते ही दिन में तारे दिखने लगे और उसने आंखें खोलकर देखा। आप अचानक कैसे आए? आपने तो आने की खबर भी नहीं दी थी। राकेश ने पूनम का हाथ पकड़कर बाहर खींचते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें पहले खबर दे देता तो तुम्हारा यह घिनौना रूप मेरे सामने कैसे आता? तुम्हारा असली रंग तो मैंने आज ही देखा है। कितनी जलील औरत हो तुम। और माँ से बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप लोगों को यह कितना परेशान करती रही और मुझे पता भी नहीं चला। उस दिन पिताजी मुझे कुछ कहना चाहते थे पर इसने सुनने नहीं दिया था और नहीं पिताजी मुझे कुछ कह पाए थे और आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तभी रचना जी कहने लगी, अरे बेटा कोई बात नहीं, इसे माफ़ कर दो। ऐसी बातें करते हो माँ, इसे कैसे माफ़ कर दूं? यह मेरे और आपके प्यार के काबिल ही नहीं है। कितनी घटिया औरत है यह। 3 साल में ही इसने मेरे हंसते खेलते परिवार को वीरान बनाकर रख दिया है। यह मेरे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इतना सुनकर पूनम के होश उड़ गए थे और वह राकेश से माफ़ी मांगने लगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर रचना जी अपने बेटे की तरफ देखने लगी तो राकेश कहने लगा, अरे माँ, किसी ने सच ही कहा है, अगर सजा देने वाला दोषी है तो उसे सजा को सहन करने वाला भी उतना ही बड़ा दोषी है। आप भी इसके साथ साथ इतनी ही दोषी हो। आप इसकी गलतियों को नज़रअंदाज कैसे कर सकती हो? मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब आप लोग बीच में बिल्कुल भी मत बोलेंगी। रचना जी चुपचाप पीछे हट गई। उन्हें लगा शायद उनका बेटा सही कह रहा है। राकेश ने तुरंत ही पूनम के घर वालों को फ़ोन लगाया और उनके सामने सारा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। बबीता जी को भी बुलाया गया और कुछ कहना चाहा तो रचना जी उठ खड़ी होकर बोली, सुना था कि लड़की की माँ तो अपनी बेटी के घर में कभी कभी आग लगाती है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी के घर संसार को बसने से पहले ही उजाड़ कर रख दिया है। बबीता जी बोली, अगर आपने ज़्यादा परेशान किया तो हम कोर्ट में चले जाएंगे, फिर आपको मेरी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा। रचना जी कहने लगी, अरे मैं तो अपने घर का एक तिनका भी इस लड़की को ना दूं। इस लड़की की वजह से मेरा पति इस दुनिया से चला गया है, जिसका हर्जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। जिस लड़की ने मेरे पति को मार डाला उस लड़की की हमें ज़रूरत नहीं है। उसका हार जाना उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मेरे आस पड़ोस वाले भी गवाही देने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर बबीता जी के होश उड़ गए थे। फिर क्या था, राकेश ने तो किसी की भी नहीं सुनी और बबीता जी को अपनी बेटी को ले जाने के लिए कह दिया। बबीता जी को अपनी बेटी को ले जाना पड़ा। थोड़े समय के बाद राकेश ने पूनम से तलाक ले लिया और दूसरे शहर में जाकर अपनी माँ के साथ वहीं बस गया था। पूनम अपने परिवार के कारण अकेली रह गई थी और अपने बसे बसाए घर को बर्बाद कर चुकी थी। दूसरे शहर में ही रचना जी ने अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दी थी। राकेश अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश था और राकेश की दूसरी पत्नी भी अच्छी आई थी जो उसकी माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी माँ की खूब सेवा करते थे। वह पूनम जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। अपनी सासू माँ से कोई भी काम नहीं करवाती थी, बस उनकी बैठे बैठे खातिरदारी करती थी। ऐसी बहू पाकर रचना जी भी बहुत खुश थी। रचना जी अब तो अपने पिछली बातों को भी भूल गई थी और बेटा बहू के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपको फिर मिलते हैं।